तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 86वां मॉक टेस्ट है, यानी इससे पहले हम लोग 85 मॉक टेस्ट को कर चुके हैं। अब यह नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। आप देखेंगे 86 तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे दोस्त, अगर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो आपको पता है कैसे स्टार्ट करना है। जिस दिन का जैसे आज 86 आया तो आपको आज 86 देखना है, और साथ में जैसे इसको देख लीजिए तो आप अपना समय बनाइए कि आपको शुरू का 4 वीडियोज़ 1 2 3 4 आज कंप्लीट करेंगे, कल 8 तक, ऐसे करके आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 दिन लगेगा। अगर आप एक एक कीजिएगा ना तो शायद मॉक टेस्ट कभी एंड नहीं होने वाला है, और बट आप सबको नहीं कर पाएंगे। सब क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और यह मॉक टेस्ट सुबह 7:30 बजे आता है, लेकिन आज यह लेट हो चुका है क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या सिचुएशंस होते हैं जिसके वजह से ये सब चीज़ होता है। चलिए, अब एक चीज़ और, मैंने 85 मॉक टेस्ट कराया है तो कोई एक पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट तो है नहीं। इसमें बहुत सारे, कितना, 5 पब्लिकेशन अब तक इंक्लूड हो चुके हैं। 5वां पब्लिकेशन ख़त्म होने वाला है। देखिए, यूनिक पब्लिकेशन, ये जो आपको दिख रहा है, यूनिक पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट शुरू से जो 1 से 20 है वो यूनिक है। उसके बाद 21 से 37 तक कौन सा है, तो प्लेटफॉर्म है। 38 से 51 तक स्पार्क है, और 52 से 68 तक इसमें किरण पब्लिकेशन का है। साथ में 56 के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर को किए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर का लोगो OMR शीट है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ में 69 से लेके 88 तक, आज आप देख रहे हैं 86 तो 88 तक है, तो ये संदर्भ पब्लिकेशन का चल रहा है। एक पब्लिकेशन और है जो यहाँ पे आ जाएगा SD पब्लिकेशन का, ठीक है, SD पब्लिकेशन प्रहलाद सर वाली, तो वो अभी तक मेरे पास आया नहीं है। नहीं आया है तो इसको मैं बंद नहीं करूँगा। 3 तारीख से लेके 3 सितंबर से लेके आपका बिहार दरोगा प्री और मेंस, ESI और जो फॉरेस्ट का RO है, रेंज ऑफिसर, उन सब का आएगा। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? और इससे पहले प्रश्न के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, मैं आपको इतना सफिशिएंट समय दूंगा ताकि आप सोच सकते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, कि ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है ज़्यादा समय चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉज कर लेना पड़ेगा। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू है, जो 1923 में किया गया था। साथ में एक लोग और थे, वो थे CR दास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? किनकी मौत, तो वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है? जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को क्या, तो कैवल्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? कौन है, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो किसने बनाया था, महात्मा गांधी। किसके किसके सहयोग से मिलके, तो जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद के सहयोग से। देखिए, अब है कि यहाँ पे 3 लोग हैं तो मैं किनका नाम लूँ, तो अभी मैं आपको एक सबसे सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। बात करूँ अगर संविधान की, तो संविधान निर्माण में बहुत सारे लोग लगे थे, लेकिन जो मेन, पता है मेन कौन होता है? चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें काम सारे लोग मिलकर करते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा हो जाता है तो किसका नाम जाता है, उस प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम जाता है ना, कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, और उसी के नाम से। जैसे कोई समिति बनता है, जैसे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति तो वो अकेले नहीं थे, अकेले होते तो समिति नहीं होता।
तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो उनका डायरेक्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को, उनका नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख है ना, उसको डायरेक्ट कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी कर रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो कन्फ्यूशियस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? तो सर BN राव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि को सूर्य को देखा जा सकता है? कहां पे देखा जा सकता है? तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु की देन किसे कहा जाता है? सिंधु की देन किसे कहा जाता है? किसको? पाकिस्तान को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी होता क्या है, ये मॉक टेस्ट लेट क्यों होता है कि जहां मैं रह रहा होता हूं, ये जरूरी नहीं है कि सब चीज़ वैसा शांत हो। अगल बगल में कुछ हो रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे वेट करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन किसी को जाके मैं बंद कराऊँ, ये चीज़ मुझे भी अच्छा नहीं लगता। फ्रीडम सबको है तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ होता है कि एक लिमिट में सुनना चाहिए, पर लोग ऐसा होते नहीं हैं, चाहे कहीं भी हो। तो ये खास करके यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो सब हम लोग बिहार यूपी से हैं, मैक्सिमम बिहार से ही हैं। तो एक अलग भी है कि चलो क्यों क्या बोलना, तो उसके हिसाब से फ्री समय में। दूसरा क्या है, बहुत और सब चीज़ है, जॉब वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर के समस्या होते रहता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जा सकता है? कितने दिनों तक? 2 महीने तक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? कौन सा हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। एक मॉक टेस्ट में शायद मैं इसको गलती कर दिया था, मैं उसको वहाँ पे करेक्ट करने का कोशिश किया, उसको वहाँ पे मैं ब्लर वगैरह कर दिया हूँ, उसको साउंड को म्यूट कर दिया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार की व्यय की सबसे बड़ी मद है? केंद्रीय सरकार की व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होता है? तो ब्याज का भुगतान, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? गारो और खासी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? देखिए अगर गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ी आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो ये मेघालय में मिलेगा। लेकिन मेघालय में कहाँ है? तो आप उत्तर पूर्व विस्तार में, उत्तर पूर्वी भाग में है। तो आप इसे समझ सकते हैं, उत्तर और पूर्वी भाग। तो पश्चिमी घाट नहीं हो सकता, हिमालय नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। हिमालय में आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन हिमालय नहीं होगा, पूर्वी घाट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है? किससे? तो पल्लव वंश से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? चलिए पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति, या जो समझ लीजिए एक छोटा सा इलेक्शन टाइप का होता है, जो लोकसभा में ही लोकसभा के मेंबर करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? कौन सा जैव सेल है? तो कोयला। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? कैसे? तो एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? तो पांडिचेरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने परिवर्तन नामक एक नवीन योजना का शुभारंभ किया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? तो विद्युत क्षेत्र में तनावग्रस्त अस्थियों से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? देखिए, मौलिक अधिकार संरक्षण का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो एक तो उच्च न्यायालय को, दूसरा उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो अपने संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा और पुत्र का नाम कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है? कौन सा? कामयाब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए थे? पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा में। अगला प्रश्न है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे? भारतीय पटल पे आर्य लगभग कब उभरे? तो 1000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? कौन सा है? मणिपुरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? किसको? पामीर के पठार को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुराह ज्यादा पैदाइशी देने वाली डैश वंश है? मुर्रा किसका नस्ल है? तो ये भैंस का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा ये चीज। कितना? 14 नवंबर को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है, जिला परिषद के एक चुनाव का चुनाव कितने की आबादी पर होगा? कितने की आबादी पे? 50,000 की आबादी पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है? देखिए, अरुंधति जो स्वर्ण योजना है ना, इसमें 1 तोला सोना देने की बात की गई है। कहाँ पे? असम सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, घना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, डेविस कप का किस खेल से संबंध है? डेविस कप का किस खेल से संबंध है? तो यह लॉन्ग टेनिस से एसोसिएटेड है। अगला प्रश्न है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है?
इनसाइड ट्रेडिंग कहाँ से संबंधित है? तो शेयर बाजार से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया द्वीप है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के कुल कितने जिले लगे हुए हैं? तो 7 जिले लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा नवरत्न नहीं है? देखिए, जो संबंधित नहीं है वो कौन सा है? आईपीसीएल। आईपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओएनजी से तो जानते ही हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस। भेल का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जानते हैं। एमटीएनएल तो सबको पता है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, क्या नाम है? अरुण भूमि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरुण भूमि। ऑप्शन ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर बोले तो डायरेक्ट टैक्स। कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आयकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया? राजभाषा का जिक्र नहीं पूछा जा रहा है, आपसे अपनाने की प्रक्रिया पूछा जा रहा है, तो सोच समझ के आप टिक लगाइएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितना? 345। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? कौन सा है? तो बायोगैस। चलिए, जो लोग बिहार दरोगा के लिए बिहार दरोगा, इन्फोर्समेंट दरोगा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आरओ भरे हैं, उनके लिए खुशखबरी क्या है? 3 तारीख, यानी आज अगर आपका कितना तारीख है? एक तारीख है, कल 2, परसों से आपको एक सेट डेली करके मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, गिर बायो रिजर्व। कहाँ पे है? ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु थी? किसकी? तो नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में किस राज्य के आयोग विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है? कहाँ पे? तो कर्नाटक। इसी में है नाटक, और बहुत नाटक चला था। अगला प्रश्न है, गोतुल क्या है? गोतुल क्या है? आपको ये बताना है, गोतुल क्या है। देखिए, गोतुल क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन है, चलिए पहले मैं उसे पहले बता दूं गोतुल क्या है। गोतुल बस्तर में अधिवासित मुड़िया गोंड जनजाति में प्रचलित एक प्रथा है। इस प्रथा के तहत इस जनजाति के 9 से 12 वर्ष आयु वर्ग के युवक युवतियां संयुक्त शयनशालाओं में एक साथ तब तक रहने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक कि वे अपनी विवाह योग्य उम्र में विवाह नहीं कर लेते हैं। यहाँ वयस्कों का रहना निषेध है। तो आप समझ सकते हैं, ये जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी समग्र सुशासन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? किस राज्य को? तमिलनाडु को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने के यंत्र को डैश कहते हैं?
क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से बीतनी नहीं कितनी कितनी होती है? कितना? ऑप्शन बी 120 दिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ताप स्थापी यानी थर्मोस्टेट स्थित होता है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अक्रिय गैस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्य घटक होता है? एलपीजी में मुख्य घटक होता है। देखिए, एलपीजी में मुख्य घटक कौन कौन सा है? तो एक तो ब्यूटेन है, दूसरा प्रोपेन है। दोनों हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी एंड डी दोनों हो जाएगा। चूंकि यह प्रैक्टिस सेट है इसलिए ऐसा गलती हो रहा है, लेकिन मेन एग्जाम में आपको ऐसा गलती नहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए बी। यहाँ पे दाता नहीं है, अदाता जो नहीं देने वाला है, तो ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो संदूषित खाद्य और पानी से। जो ये दिया गया ऑप्शन है इसमें, लेकिन मल मूत्र त्याग जो होता है वहां से वो ज़्यादा इंटर करता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है? क्या है? तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रा चुनिए। आपको बताना है कौन सा केवल अदिश है। बल, वेग, संवेग, आवेग ये सब अदिश है, साथ में एक आघूर्ण भी अदिश है। जो ऊर्जा है यह अदिश नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हार्ट मरमर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? स्वैन वाल्व। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? किस खनिज अयस्क से? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेमेटाइट से। अगला प्रश्न है, कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? किसका? तो प्रति ऑक्सीकारक का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिलिहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे देखिए, ध्वनि तरंगे क्या है? तो वह निर्वात में तो चल नहीं सकेगी, केवल ठोस माध्यम में, तो ठोस माध्यम में भी चलती है, केवल गैस में तो इसमें भी चलती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठोस और गैस दोनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? आपसे हवा पूछा जा रहा है, यानी आपको वायुमंडल कंसिडर करना है। और वायुमंडल कितना? 1000 किलोमीटर तक के ही क्षेत्र को हम लोग वायुमंडल कंसिडर करते हैं। तो अब बताइए, मैं क्वेश्चंस आपको आसान कर दिया हूँ, वायुमंडल में सबसे अधिक अनुपात में कौन सी गैस उपस्थित है? कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, घेंघा निम्नलिखित किसकी कमी के कारण होता है?
घेंघा रोग किसकी कमी के, तो आयोडीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमानी में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अंकित होता है? अंकित बोले तो रेटेड। बिजली का बल्ब किससे रेटेड होता है, तो शक्ति और वोल्टता आपको दिखता होगा कितना, 220 वोल्ट और कितना 100 वाट ऐसे लिखा रहता है ना, तो ये आपको शक्ति है। बिजली के बल्ब पे बेसिकली दो चीज़ लिखा होता है, एक तो 100 वाट और एक 220 वोल्ट। अगर आप एलईडी बल्ब ले रहे हैं तो उस पर 7 वाट, 9 वाट, 5 वाट जो भी होगा और 220 वोल्ट जितना भी वोल्ट के लिए बनाया होगा वो लिखा गया होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। अभी कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से कुछ परेशानियां हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना था, तो मैं बैठ के यहीं कर रहा था। चलिए, तो आपको पता है कि जो 3 मौलिक कण होते हैं परमाणु संगठक के, तो वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे मेजॉन है तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे फोटोन है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो ये तो हो ही जाएगा। अगर यहाँ देखिए तो ये ड्यूट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के आइसोटोप में क्या समानता होती है? मतलब किसी तत्व के आइसोटोप में क्या समानता होता है, आपको ये बताना है। क्या समानता होता है, तो उनकी परमाणु संख्या जो है वो सेम होता है। चलिए, ये तो दरोगा का है, 3 तारीख से आएगा, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए, जो यस्टरडे का मॉक टेस्ट का आंसर था ध्वनि की चाल है। तो आप में से कुछ लोग सही दिए हैं, 5-7 लोग सही दिए हैं, बाद बाकी मैक्सिमम लोग कोई बी, कोई डी, कोई ऐसे नहीं। देखिए, आप लोग कोई भी अगर ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें एक नन ऑफ दिस है, अगर इसको आंसर दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या होना चाहिए इसके जगह पे। जैसे 747 मील पर घंटा आ रहा है तो आपको देना चाहिए था कि क्या इसका आंसर होना चाहिए था। इसका आंसर करेक्ट है कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे ऑप्शन डी हो रहा है। तो ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आपको बोल रहा है मील पर घंटा, तो देखिए पर घंटा है तो 3600 से बाई 1000 से भाग दे दीजिए, तो ये तो घंटा भी हो गया। किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। उसके बाद 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर कितना होता है, तो 5/8 मील होता है, ठीक है। तो अब इसको भी गुना कर दीजिए, 332 गुने 3600 बटा 1000 गुने 5/8 मील पर घंटा अब हो गया। जब आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना तो ये आपको 747 मील प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो लोग कुछ लोग बी इसको सोच के इसलिए किए हैं क्योंकि इसके आसपास का ऑप्शन था, इसके आसपास का ऑप्शन था, ये है भी और हो भी सकता था। क्यों, कब, किस केस में होता, जब यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन होता तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता। तो आप लोग समझिए कि कहाँ गलती हुआ है। मैं इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? यंग मापांक बोले तो यंग मॉडुलस की आपसे यूनिट पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश में कर दिया हूं, आप देख लीजिएगा। साथ में चलिए फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। बीच में मुझे 10-15 मिनट के लिए ब्रेक भी लेना पड़ा था और कुछ शोर शराबा की वजह से, तो ये सब चीज़ है। ये वीडियो ऑलरेडी लेट है तो शायद थोड़ा सा और लेट हो सकता है। चलिए फिलहाल आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ रहे हैं वैसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। एग्जाम का थोड़ा सा सुरफुराहट चल रहा है आयोग में भी, तो चलिए आई होप कि कुछ नया इस महीने देखने को मिले। फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं हम लोग